हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एस के ग्लोबल क्लासेज में स्वागत है। आज फिर हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 4 लाया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग पूरे सिलेबस के अनुसार 100 प्रश्न देखेंगे, यानी कि पूरा का पूरा एकदम परीक्षा वाला फील इस प्रैक्टिस सेट को देने से आएगा। इस प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है। तो अगर आप नहीं देखे हैं अभी तक उसको, तो इस वीडियो के बाद अवश्य देख लीजिएगा। तो यह प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो को देखने के बाद में आप लोग कहेंगे कि मजा आ गया सर एकदम इस प्रैक्टिस सेट को देने के बाद। तो बिना देर किए हुए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी की यहाँ पर बात की जा रही है दोस्त। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है, यह होता है कौन? तो यह महान्यायवादी होते हैं। ये कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं। ठीक है। तो इन क्वेश्चन को हम लोग बहुत ज्यादा विस्तार से तो नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जहां थोड़ा बहुत पॉइंट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको मैं वहीं पर बताते चलूंगा, ताकि आप लोग का डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि महान्यायवादी तो बात सही हो गया, प्रथम विधि अधिकारी हो गए, तो इनका कौन से संविधान के अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 76 जो है, यानी कि अनुच्छेद 76 में ये महान्यायवादी की बातों को बोला गया है कि इनका इनका जो नियुक्ति होगा महान्यायवादी की अनुच्छेद 76 में। और इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्त, ये भी हम लोग देख लें। तो महान्यायवादी का जो नियुक्ति है दोस्तों, यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गई महान्यायवादी से संबंधित कुछ तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? तो गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, गुप्त वंश के ये किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? समुद्रगुप्त हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आप लोग अवश्य बने रहें, क्योंकि आप लोग का परीक्षा का डेट संभवतः जो है या तो इसी माह में होगा, जो डेट पहले से यूट्यूब पर ये चारों तरफ घूम रहा है इंटरनेट पर, या अक्टूबर माह में तो अवश्य होगा ही होगा। तो आप लोग इसको बिल्कुल सीरियसली लें, और परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट अंतिम में जो होता है दोस्तों, यह आप लोग तो तैयारी खूब अच्छे से करते हैं, लेकिन अंतिम में यही प्रैक्टिस सेट जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी हुई है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसने यानी कि किसने यह एप्लीकेशन जारी किया? कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया। तो दोस्तों देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। तो कॉल बिफोर यू डिग नाम का ऐप किसने जारी किया दोस्त? तो यह जो है भारत के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसके बारे में अगर थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे, तो यह जो है यह एप्लीकेशन, सपोज कीजिए कि किसी एक विभाग की खुदाई चल रही है, मतलब कोई मान लीजिए कि दूरसंचार विभाग है, एयरटेल ही हो गया। तो एयरटेल अपना ऑप्टिकल फाइबर नीचे बिछा रहा है जमीन के अंदर, और पहले से वहां पर बीएसएनएल का केबल मौजूद है और उसको पता नहीं है। तो होता क्या है कि उसको अपना केबल डालने में दूसरा केबल क्षतिग्रस्त हो जाता है। उन्हीं सब चीजों को बचने के लिए है एप्लीकेशन
कॉल बिफोर यू डी को लॉन्च किया गया है, जिसमें एसएमएस, ईमेल या कॉल के जरिए एक जो कंपनी है दूसरे कंपनी से बात कर लेगी कि आपका केबल यहाँ पर है कि नहीं है। जिसका केबल होगा वहां पर वो लोगो वहां पर रहेगा, वहां पर उसका नाम रहेगा। तो इससे जो भारत के जो हमेशा हर साल जो है नुकसान जो होता है केबलों को टूट जाने से, सपोज कीजिए कि केबल बिछा रहे हैं वहां पर पानी का पाइपलाइन है वो फट गया, तो वो एक जो नुकसान है उसको बचने के लिए ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, कॉल बिफोर यूडी। और ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो ये कौन से शासक हो गए दोस्तों जिन्होंने ये तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो दोस्तों यह जो मुगल वंश के शासक अकबर जो हैं, इन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित है। तो राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल कितना निर्धारित है दोस्तों? तो यह जो है 6 वर्ष निर्धारित है। राज्यसभा को हम लोग जानते हैं, यह जो राज्यसभा जो है यह क्या होता है दोस्तों? यह अस्थाई सदन होता है। क्या होता है? यह अस्थाई सदन होता है। ठीक है। अस्थाई सदन हो गया, इसको हम लोग जान लिए। तो अस्थाई सदन हो गया। अब इससे क्या और इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको भी देख लीजिए। तो होता यह है कि राज्यसभा का 1/3 जो सदस्य जो है, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग अस्थाई सदन कहते हैं। यानी कि लोकसभा वाला हिसाब किताब नहीं रहता है कि हर एक 5 साल में वो पूरे सदस्य चेंज हो जाते हैं या फिर से चुनाव होता है। तो यहाँ पर ये होता है कि ये एक अस्थाई सदन है और 1/3 सदस्य इसके प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और ये 6 वर्षों के लिए ये इनका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा ये विचार जो है प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों आप लोग इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि जो परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखते हुए इस सेट को पूरा बनाया गया है और आप लोग के द्वारा प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 को काफी प्यार दिखाया गया। इसके लिए आप लोग को बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग वहां पर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर नहीं बताते हैं, ये गलत बात है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए ताकि मुझे भी पता लगे कि ये प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितना सॉल्व कर पाते हैं। और अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत आ रही है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इन सारी चीजों को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए दोस्त। और आप लोगों के लिए इसी तरह एक से एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आप लोग परीक्षा के पहले तक इसके ग्लोबल क्लासेस के द्वारा एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को दिया जाएगा और दिया जा रहा है। हमारे ही चैनल पर कम से कम 44 वीडियो हैं अभी आज की तारीख में और वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप लोग उन सबको भी देख लें और आप लोग परीक्षा की तैयारी जो है पूरा आत्मविश्वास के साथ आप लोग परीक्षा की तैयारी करके परीक्षा में बैठें और आप लोग का सिलेक्शन जो है बिल्कुल सुनिश्चित होगा। ये एसके ग्लोबल क्लासेस का दावा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन हो जाएगा दोस्त? तो यह जो हो जाएगा यह इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो विजेता हो गया। अब थोड़ा सा यहीं पर हम लोग उप विजेता देख ले कि उप विजेता इसका कौन रहा। तो उप विजेता जो रहा दोस्त यह पाकिस्तान रहा। कौन रहा? पाकिस्तान। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा कर यह आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया।
तो 5 विकेट से हराकर, ठीक है, किसको? पाकिस्तान को हराकर। किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो बलबन जो है किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यह जो हो जाएगा नसरुद्दीन का यह नसरुद्दीन का यह प्रधानमंत्री था। किसका था? नसीरुद्दीन का यह प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों इसी तरह आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें मिलते रहेंगे। और दोस्तों मैं आधा अधूरा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कभी नहीं करवाता हूँ। आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 देखे होंगे तो वहां पर आप लोग को पूरा जीके, जीएस और जितना भी क्वेश्चन साइंस हो गया, इंडियन पॉलिटी से यानी राज्य व्यवस्था से हो गया, अर्थव्यवस्था से हो गया, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इन सारी चीजों को मिलाकर अंग्रेजी, हिंदी और महत्वपूर्ण जो मैथ की जो क्वेश्चन है, इस सारा का समावेश इसी सेट प्रैक्टिस सेट में है। ये नहीं कि मैं आधा अधूरा जीके को कहीं और ला दिया, इंग्लिश कहीं और दे दिया, हिंदी कहीं और दे दिया। तो इस तरह का प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग के लिए नहीं लाता हूँ। आप लोग को एकदम प्रैक्टिस सेट मतलब फुल प्रैक्टिस सेट, पूरा का पूरा एकदम परीक्षा टाइप का क्वेश्चन एकदम आप लोगों को जो है इसके ग्लोबल क्लासेस प्रोवाइड करता है। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि ये होता है दोस्त कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो लाता हूँ और के लिए यह जो वीडियो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है दोस्तों। और आप लोगों को इसी तरह का वीडियो हमेशा टॉप कंटेंट एकदम टॉप लेवल का जो बोला जाता है। आप लोग कहीं अगर पे कोर्स कहीं किसी कोचिंग का लिए होंगे तो आप लोग उसका और मेरा जो कंटेंट है उसको भी एक बार मिला लीजिएगा। आप लोग पाइएगा कि मेरा कंटेंट कहीं से भी उससे कम नहीं है, बल्कि कई मामलों में उससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम की कोई संभावना नहीं है। आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल नया है तो इस पर प्यार भी आप लोग दिखाते रहें दोस्तों। और आप लोग के लिए हमेशा जो ये इसके ग्लोबल क्लासेस के द्वारा आप लोग को एक से एक बढ़कर वीडियो प्रोवाइड किया जाता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन कौन से वर्ष प्रारंभ हुआ था दोस्त? तो यह जो है कब हुआ था? तो यह जो हो जाएगा 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 इसका जो सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से यानी कि जितने में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उसका एक सेपरेट वीडियो हमारे ही चैनल पर उपलब्ध है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करके। अगर अभी तक आप वो नहीं देखे हैं तो उसको देख लें। ये जितना भी आंदोलन हुआ है, असहयोग आंदोलन हुआ, बारदोली हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ और जितना ये वन भंग आंदोलन हुआ, तो इन सारी चीजों के बारे में वहां पर एकदम विस्तृत एकदम डिटेल में वहां पर बिल्कुल डिटेल में वहां पर जानकारी है। तो आप लोग उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा ताकि आपकी जो ये सेक्शन जो है आंदोलन से वो बिल्कुल मजबूत हो जाए। और मैं आप लोग को दावे के साथ कहता हूँ कि उतना देख लेने के बाद आपको उससे ज्यादा क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं आएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उस वीडियो में आपका सारा क्वेश्चन उपलब्ध वहीं पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं है दोस्तों। तो इसका जो हो जाएगा, घनत्व का भी मात्रक होता है, बल का भी होता है और संवेग का भी होता है। लेकिन यह अपेक्षित घनत्व जो है दोस्तों, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा भीम 2 के द्वारा यह पराजित किया गया था सबसे पहले। किसको? मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो भीम 2 ने। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी आप लोग को क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको कम समय में 100 क्वेश्चन पूरा जो है मैं बिल्कुल करा दूं। इसमें मैथ भी आप लोगों को बनाकर दिखाना है, इंग्लिश भी आप लोगों को समझाना है, हिंदी भी समझाना है। तो इधर जीके वाला जो सेक्शन है इसको मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ
और आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन सा दोस्त? तो यह जो था, यह मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो दोस्तों कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह 22 मई को मनाया गया है और 22 मई को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद नहीं है दोस्तों, यह दो दो होता है। अगर किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होता है, तो यहाँ पर विधान परिषद की बात की जा रही है कि कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये तमिलनाडु। चूंकि कर्नाटक में भी विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है, लेकिन ये तमिलनाडु में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर है कि लुई पास्चर को किस स्रोत का जन्मदाता जाना जाता है? किस चीज के लिए जाना जाता है लुई पास्चर को? तो देखिए दोस्तों, यह जीव विज्ञान का क्वेश्चन आ गया और जीव विज्ञान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन का मैं दो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके डाला हूं और वहां पर आपको करीब 200 से ज्यादा क्वेश्चन वहां पर मैं आपको कंप्लीट कराया हूं, बिल्कुल विस्तृत जानकारी देते हुए। तो आप लोग उन वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्त मैं बोल रहा हूँ, हमारे चैनल पर जो भी वीडियो है, वो आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं आलतू-फालतू, उजुल-फुजुल वीडियो अपने चैनल पर जो यूजलेस है, उसको नहीं डालता हूँ। तो आप परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं बिल्कुल वीडियो डालता हूँ और एकदम सटीक कंटेंट डालता हूँ, ताकि आप लोगों का व्यर्थ में समय बर्बाद ना हो। तो लुईस पिक्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है दोस्तों? यह जो हो जाएगा, रेबीज का टीका के लिए लुईस पास्चर को हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसको भी हमने फिजिक्स में बता दिया है कि हवा की गति को मापने के लिए किसको हम लोगों ने कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा, एनीमोमीटर का जो प्रयोग जो है, यह हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम लोग किस अन्य नियम से जानते हैं दोस्तों? तो यह काफी फेमस नियम जो है, इसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसको? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, पोत निर्माण यार्ड यानी कि मझगांव डॉक शिप यार्ड कहाँ स्थित है? दोस्तों, यहाँ पर हम लोग काफी इसका नाम सुने हुए, मझगांव डॉक शिप यार्ड का। यहीं पर ये आईएनएस कलावेरी और जितने भी कलावेरी सीरीज की जो ये इंडियन नेवी को सौंपी गई, इसी मझगांव डॉकवर्थ शिप लिमिटेड द्वारा बनाई गई थी ये जो पोत जो है। तो यह मझगांव डॉक शिप यार्ड जो है, यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। मझगांव डॉक शिपयार्ड जो है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है दोस्तों, यह कहाँ है? यह जो हो जाएगा, जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को, इसी को हम लोग WHO भी कहते हैं दोस्तों, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हो गया, इसका मुख्यालय जेनेवा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं और अभी हम लोग के वर्तमान में राष्ट्रपति महोदया जो है, वह द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21, ये तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनाया? तो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा, किसने बनवाया? तो यह राजराज प्रथम ने बनवाया।
किसने बनाया? राजराज प्रथम ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22। प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर जो है किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से, जिसमें 24 तीर्थंकर जो है उससे संबंधित है जैन धर्म में। और महावीर स्वामी जो हैं ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, किसके? जैन धर्म के। तो हम लोग उससे भी संबंधित वीडियो अपने चैनल पर मैं डाल दिया हूँ इतिहास वाले सेक्शन में, आप लोग जाकर उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अगर परीक्षा में पूछ दे कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। और ये सिखों के 10वें गुरु थे। कौन गुरु थे? 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और खालसा पंथ की स्थापना इसने कब की दोस्तों? तो यह जो है स्थापना जो है ये 1699 में किया था। कब किया था? 1699 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों भारत में? तो यह जो था अल्बुकर्क जो था, यह पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था भारत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये लीम और नुरालिम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो लीम और नुरालिम जो है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड का यह लोक नृत्य है। कौन सा, कहाँ का नृत्य है? ये नागालैंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मुख्यमंत्री कार्यों को परिभाषित किया गया है दोस्तों? यह जो है, यह अनुच्छेद 167 जो है, इसी में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। और भारतीय संविधान से आप लोगों को टॉप 100 क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह मैं अपने चैनल पर उपलब्ध वीडियो को करवा दिया हूँ। आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको देख लें। और दोस्तों, चूंकि चैनल नया है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोग दोस्त क्या करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को आप लोग अपना प्यार नहीं दिखाते हैं, यानी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जितना देखते हैं उतना भी अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मैं ये समझूंगा कि आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आ रही है और आप लोगों को इस चैनल से काफी लगाव हो गया है और आप लोगों को मेरा कंटेंट भी अच्छा लग रहा है। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है दोस्त? तो यह जो हो जाएगा कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूके में है। कहाँ पर है? तो यूके में हो जाएगा, यानी कि इंग्लैंड में हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 है कि भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा तुजू दर्रा हो जाएगा। और भारत के प्रमुख दर्रे, जितने भी भारत में प्रमुख दर्रे हैं सभी राज्यों में, चाहे वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो, और जितना भी राज्यों में प्रमुख दर्रे हैं उसका मैं एक सेपरेट वीडियो अपने ही चैनल पर आप लोगों के लिए मैं उपलब्ध करा दिया हूँ और वो काफी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप लोग अगर उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जाकर अवश्य देख लें। और दर्रा का जो पूरा कंसेप्ट है उसका पूरा टुकड़ा साफ उसमें हो जाएगा आप लोगों का, और उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं है दर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29 हो जाएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया दोस्त? तो यह जो हो जाएगा, देखिए इसमें से कोई ऑप्शन नहीं हो जाएगा,
चूंकि उनको वो 1947 में आए थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का वायसराय बन के 1947 में आए थे। तो इसमें 1947 जो है ऑप्शन में तो है नहीं, इसलिए इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, हड़प्पा सभ्यता से, इसका भी मैं सेपरेट वीडियो अपने ही चैनल पर इतिहास के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मैं उपलब्ध करा दिया हूँ। और वो उससे जितने भी हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको मैं वहां पर विस्तृत रूप से मैं बता दिया हूँ। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा धौलवीरा हो जाएगा। क्या होगा? धौलावीरा जो हो जाएगा, यह 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लीजिए, अब ये क्वेश्चन आ गया, आपका मैथ का सेक्शन आ गया है। तो मैथ से हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखेंगे। चूंकि मैथ भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों को सिलेक्शन में, तो मैथ को आप लोग बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मैथ की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और बहुत जल्द ही मैं मैथ और रीजनिंग की भी क्लासें अपने इसी चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। तब तक आप लोग अच्छे से मैथ की भी तैयारी करते रहें। और इस क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, मैं जितना भी मैथ का क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो आप लोग एक टाइप की तरफ से समझिए। और जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन है, उस चैप्टर से आप लोग को बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन मुझे महत्वपूर्ण लगता है आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से, उसको मैं अपने सेट के माध्यम से आपके पास पहुंचाता हूँ, ताकि आप लोग को सिलेक्शन लेने में कोई कठिनाई ना हो। और इसीलिए मैं जो यूट्यूब का जो थंबनेल है, वो वर्दी दूर नहीं, इसलिए ही मैंने लिखवाया है कि अब वर्दी दूर नहीं। ठीक है? तो आप लोग को बिल्कुल वर्दी ले लेना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये ब्याज है, ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ये 5 जनवरी से 31 मई तक पूछ रहा है। तो पहले देख लीजिए कि 5 जनवरी से 31 मई के बीच में कितना दिन हो गया। तो जनवरी में 31 दिन होता है, तो यहाँ पर बच गया 26। ये 2021 जो है ये लीप ईयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर फरवरी जो हो जाएगा ये 28 दिन का ही हो जाएगा। मार्च में 31 दिन होता है, फिर अप्रैल में 30 दिन होता है, और मई में हम लोग को 31 मई तक। इन सारे चीजों को आप लोग, इतना ही दिन का ब्याज पूछा हुआ है, तो इन सारे चीजों को जोड़ेंगे हम लोग। यानी कि 1 2 8 10 और 6 16, ये 6 हो जाएगा। 3 3 6 3 9 2 11 2 13 1 14, यानी कि 146 दिन का हम लोग को ब्याज जो है यहाँ पर निकालना है। तो हम लोग पहले इसको बरस में बदल लें, यानी कि ईयर में बदल लें। तो 146 बट्टा ईयर में बदलने के लिए 365 करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 7 दूनी 14, हाँ, ये 73 बार में कट जाएगा। और ये 73 5 365 होता है। यानी कि, सॉरी, ये 73 कह रहे हैं यहाँ पर। 1 मिनट, 73 से तो कटाए हम। तो 73 दूनी 146 होता है। तो देखिए हम कंफ्यूज, ये 73 दो बार में, 73 दूनी 146 और 73 5 365। तो 2/5 जो हो गया, यह समय आ गया। तो अब देखिए साधारण ब्याज निकालना कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए। यह ब्याज का तो आप लोग फॉर्मूला जानते ही हैं। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 जो हो जाएगा। दोस्तों, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्त होंगे जिनको ये नहीं मालूम हो, और जिनको अच्छे से मालूम हो, वो लोग भी देख लें, अन्यथा इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएं। तो दोस्तों, मुझे सब किसी को लेकर चलना है। तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि एकदम बच्चे की तरह पढ़ा रहे हैं। मैं चाहूँ तो ऐसे ही देखकर आप लोगों को मैं तुरंत आंसर बता देता, और इसके माध्यम से बता देगा। तो ट्रिक्स वाला काम जो बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं उन पर काम करता है। जो अभी शुरुआत किए हैं दोस्त, सबको ट्रिक्स के माध्यम से उतना समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो मूलधन है कितना दिया हुआ है, ये 4500 दिया हुआ है। तो हम लोग 4500 कर देंगे। समय कितना दिया हुआ है दोस्त, तो समय हम लोग 2/5 निकाल ही लिए। दर कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है, तो ये 8/100 कर लेंगे। तो अब हम लोग कटाएंगे। तो ये देखिए,
दो जीरो से दो जीरो कट गया, ठीक है ना। और ये 45 दूनी 90 और 90 आठे यह 7200, और 7200 को अगर 5 से हम लोग घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम, सॉरी यहाँ 45 दूनी 90 और 90 आठे ये 720 होगा, 7200 नहीं होगा, इसको मैं 720 होगा, कितना हो जाएगा ये, 720/5 हो जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20 और फिर 5 चौके 20, यानी कि 144 रुपए जो हो जाएगा, यह इतना दिन का ब्याज हो जाएगा, 146 दिन का ब्याज। यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त, कि इतने दिनों का ब्याज कितना है। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है, और इसको कितना आसानी से हम लोग बना लिए। अगर नहीं जानेंगे तो हम लोग घबरा जाएंगे कि भाई यहाँ पर तो दिन दिया हुआ है, वर्ष समय तो दिया नहीं है कि कितने वर्ष के लिए। तो ये 2/5 वर्ष यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनका मसक 72 है, तो संख्याओं का मसक क्या है, उनका लसक जो है 72 है, यानी लघुत्तम समापवर्तक 72 है, और उसका मसक पूछा जा रहा है, और अनुपात 2:3 में है। तो सपोज कीजिए कि अगर संख्या हम लोग एक्स मान लें, क्योंकि अनुपात में रेशियो में कोई चीज होता है तो हम लोग एक्स से डिनोट कर लेते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। इस क्वेश्चन में है ना, इसको डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं, और मुझे आंसर इसका दिख रहा है कि आंसर इसका 12 आएगा। खैर, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि पहली संख्या 2x हो जाएगी और दूसरा हो जाएगा 3x हो जाएगा, और दोनों का अगर हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो दोनों का लसर जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 3 का लसर कितना हो जाता है, 6, तो 6x हो जाएगा ये लसर। तो लसर कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसे दोस्त नहीं लिख सकते हैं, ये 6x हम लोग निकालें, 6x को 72 के बराबर कर देंगे और x बराबर 12 हो जाएगा, क्योंकि 1272 होता है। ये 6 से हम लोग 12 बार में काट देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 12 तो लघुत्तम समापवर्तक आ गया, लेकिन यहाँ पर मसक पूछ रहा है, यानी कि मसक का जो होता है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये 12 जो है, 12 इसमें से करेंगे तो यह संख्या कितना हो जाएगा, पहले संख्या देख लें। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा और 12 तिया 36 हो जाएगा, और दोनों का महत्तम समवर्तक निकालेंगे दोस्त, तो यह जो हो जाएगा, यह 12 ही इसका आंसर हो जाएगा। दोनों का महत्तम समवर्तक हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। संख्या हम लोग निकाल लिए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यही दोनों का मौसम पूछ रहा है दोस्त। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 33 है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल और उनके अंतफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं हैं। तो पहले प्रश्न में देख लें क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है कि दो संख्याएं, तो सपोज कीजिए कि पहली संख्या x हो गया और दूसरी संख्या y हो गया, तो दोनों का गुणनफल x गुने y हम लोग करेंगे, ये कितना दिया हुआ है, 336 है, और उनका योगफल, तो योगफल क्या होता है दोस्त, x प्लस वाई। प्रश्न को में देखिए क्या दिया हुआ है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, यानी कि दोस्तों यह जो योगफल है यह अधिक है, किससे, उसके अंतरफल, यानी कि उसके अंतर से कितना अधिक है, तो ये 28 अधिक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो यही क्वेश्चन में देख रहा है, दे रहा है कि 28 अधिक है, तो 28 अधिक का मतलब क्या, कि ये जो इसका योगफल है इस अंतरफल से बड़ा होगा, और दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो यह जो अंतरफल है ये 28 अधिक दे रहा है, तो 28 जो हम लोग इधर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, इसको कोष्ट से बाहर निकालेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बराबर 28 हो जाएगा। तो एक्स से एक्स कट गया, तो यहाँ पर 2y बराबर क्या हो जाएगा, 28, y बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो y बराबर जब 14 हो गया, तो यहाँ से हम लोग जो समीकरण है, यहाँ से एक्स वाई बराबर 336 दिया हुआ है, तो एक्स गुने 14 बराबर 336 हम लोग लिख लेंगे। तो इससे नहीं निकल जाएगा दोस्त, देखिए इससे कितना बार में कट जाएगा, ये जो है आपको कट जाएगा कितना बार में, ये 14, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 6 12 और 2 8 16, 7 से कटाइए तो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, यानी कि x बराबर 24,
और y बराबर 14। तो दोनों संख्याएं आ गई आपको, यानी कि पहली संख्या जो है वो 24 और दूसरी संख्या 14। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 और 14 हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझा रहा हूँ। कोई आप लोग को ऊपर ऊपर वाला ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ कि परीक्षा में जाकर भूल जाइएगा। और जो लोग काफी जानते हैं, तो भाई वो लोग आप लोग किसी तरह से बना लीजिएगा। लेकिन मुझे प्रैक्टिस सेट में सब किसी को लेकर चलना है। तो हो सकता है कि कोई भाई या बहन जो है देख रहे होंगे, उसको न मालूम हो, या देख रहा होगा उसको इतना अच्छे से न जानकारी हो, तो उसको भी लेकर चलना है। और सबका साथ सबका विकास कर कर चलना है। तो दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल के पर बने रहिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको देख कर जाइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यही आप लोगों का गुरु दक्षिणा हो गया, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाई यहाँ पर कराया जाएगा और हमेशा ही कराया जाएगा। ये नहीं है कि मैं आज आपको आज एक ही कर रहा हूँ और कल आपको पैसा इसके लिए कोई चार्ज लगेगा। और बिल्कुल जहाँ पर आप लोगों को चार्ज किया जा रहा है जिस चैनल पर, आप लोगों उससे अच्छा कंटेंट मैं इसी चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाऊंगा। तो फिर आप लोगों को घबराना किस बात के लिए है? आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 34। यदि 5 आदमी 4 दिनों में 540 रुपए कमाते हैं, तो 7 आदमियों की 6 दिनों की कमाई है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, एक फॉर्मूला आता है M1D1H1 ऑब्लिक कितना आता है? ये फॉर्मूला आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये M1D1 वाला फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं तो इसको लिख लीजिए कहीं। ये जो फॉर्मूला काफी ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है टाइम एंड वर्क का। और इससे सटाक से क्वेश्चन जो बोला जाता है ना कि फॉर्मूला बैठाइए और तुरंत आंसर आ जाएगा। तो M1 यहाँ पर ये आदमी की संख्या हो जाता है, D1 दिन का संख्या हो जाता है, और H1 जो है ये घंटों की संख्या हो जाती है। तो आप लोग अपने सुविधा अनुसार देख लीजिएगा कि वहां क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 5 आदमी 4 दिन दिया हुआ है, यानी कि आदमी और दिन दिया हुआ है। तो M1D1 लिख लेंगे। 540 रुपए कमाते हैं, तो यह जो हो जाएगा ये W1 में आ जाएगा, यानी कि ये वर्क वन वन में आ जाएगा। और इधर जो हो जाएगा M2D2, चूंकि 7 आदमियों की 6 दिनों की कमाई, यानी M2D2/W2 यहाँ पर ये पूछ रहा है, यही हम लोग को निकालना है। तो M1 कितना हो जाएगा, 5 × 4 ये 540, और इधर हो जाएगा 7 × 6 यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है, तो x हम लोग मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अब हम लोग कटा लें इसको, ये तिरछा तिरछी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20x बराबर ये 540 × 7 × 6 हो जाएगा। और इसको इधर x बराबर क्या हो जाएगा, 540 × 7 × 6 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, 2 × 3 = 6 हो गया। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×3 = 21, और 54 में 21 से आप लोग गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 54। और इधर हो जाएगा 4 × 2 = 8 और 5 × 2 = 10, यानी कि 4, 8×5 = 13 और 1, यानी कि 1134 जो रुपए जो हो जाएगा, यह 7 आदमियों की 6 दिन की कमाई हो जाएगी। यही क्वेश्चन ना दोस्त पूछ रहा है आपसे कि 7 आदमियों की 6 दिनों की कमाई कितनी हो जाएगी, तो 1134 रुपए हो जाएगी। और आपको इससे सरल पूर्वक आपको क्या मैं समझा सकता हूँ, आप खुद ही देखकर बताइए कि आप लोग को कितना सरलता पूर्वक मैं कितनी आसानी से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकेंड में और एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकेंड में पूर्ण पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो दोस्त कोई भी अगर रेलगाड़ी पार करेगा किसी भी स्टेशन को, तो पहला तो उस स्टेशन का कुछ लंबाई होगा, पहला तो उस स्टेशन की कुछ लंबाई होगा, और ट्रेन का भी कुछ लंबाई होगा, ट्रेन का भी लंबाई होगा। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जा रही है और स्टेशन की लंबाई दी हुई है। तो जब कोई भी ट्रेन पार करेगा तो स्टेशन की लंबाई और अपना लंबाई दोनों को मिलाकर ना पार करेगा दोस्त।
एक ही को थोड़े पार कर जाएगा। तो पहला क्या दिया हुआ है और चाल यहाँ पर देखिए चाल कांस्टेंट है, चूंकि ये दोनों जो है एक ही चाल से यहाँ पर चूंकि चाल दिया नहीं हुआ है कि पहला इतने चाल से और दूसरा इतने चाल से, तो चाल दोनों चाल को हम लोग अगर बराबर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यह जो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा दूरी हो जाएगा। तो पहला में 108 मीटर लंबा स्टेशन है, तो 108 और पहला स्टेशन जो है सपोज कीजिए कि यह जो हो जाएगा, ये 108 जो पहला तो हो जाएगा स्टेशन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई जो हो गई x हो गई। तो ट्रेन की लंबाई हम लोग x कर दिए और कितना सेकंड में, तो 12 सेकंड में। दूसरा क्या दिया हुआ है, स्टेशन की लंबाई 164 दिया हुआ है और ट्रेन की लंबाई को हम लोग x मान लिए हैं और ये कितना सेकंड में, 16 सेकंड में पार करता है। तो ये इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है दोस्त, एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो गया। ये 4 तिया 12 और 4 चौके 16 और तिरछा तिरछी आप लोग गुना कर लीजिए, ठीक है। और जो लोग ट्रिक्स के माध्यम से बनाते हैं ट्रिक्स, उनको मुबारक हो, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं उनको ट्रिक्स तुरंत भुला जाएगा परीक्षा में बैठते ही। तो आप लोग बेसिक को भी आप लोग देख लीजिए और तुरंत जैसे ही आप लोग इसको अभ्यास करते रहिएगा तुरंत ये चुटकियों में बन जाएगा। और मैथ का हम लोग ट्रिक्स के साथ आप लोग के लिए मैं बहुत जल्दी इस चैनल पर मैथ का क्लासेस लेकर आऊंगा। बहरहाल इसको देखिए, तिरछा तिरछी हम लोग गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 108 में 4 से गुना करेंगे तो 432 हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। देखिए ऐसे हम लोग गुना करेंगे, ऐसे ही ना गुना करते हैं दोस्त तिरछा तिरछी, तो ऐसे गुना कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 छतरी 18 और 3 कम 3 1 4, ये हो जाएगा आपको 492 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो इस 4x के जगह पे इधर 3x लाइए और 492 माइनस 432 इधर लेकर जाइए, तो इधर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और इधर हो जाएगा x। तो यही ना x दोस्त हम लोग पहले ये रेलगाड़ी की लंबाई माने थे। यह रेलगाड़ी की लंबाई जो है हम लोग x माने थे, यही x हम लोग माने थे, जो दोनों में हम लोग x किए। चूंकि रेलगाड़ी अपनी लंबाई और स्टेशन की लंबाई दोनों को मिलाकर पार करती है और दोनों की लंबाई को पार करने में ये 12 सेकंड और ये 16 सेकंड दिया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो एक का मान ये 60 मीटर हो गया, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है यह 60 मीटर हो गई। यही इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लीजिए, साधारण ब्याज की दर से, ये साधारण ब्याज की दर से 675 रुपए का 4 वर्षों में 837 रुपया मिश्रधन हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो वह राशि होगी। तो दोस्त क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो लगेगा कि बाप रे ये कितना बड़ा क्वेश्चन है और कैसा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। इसमें कुछ रखा ही नहीं है, बस आप लोग समझिए कि दिया क्या है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज की दर से 675 रुपए, यानी कि यहाँ पर आप लोग को मूलधन दिया हुआ है 675, समय दिया हुआ है कितना, 4 वर्ष दिया हुआ है, जो दिया हुआ है लिख लीजिए। और 837 रुपये मिश्रधन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर मिश्रधन जो है आप लोगों को 837 रुपया दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है कि यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए, पहले हम लोग यहीं पर ब्याज निकाल लें इतना डाटा पर, तो ब्याज जो है पहले हम लोग दर निकालेंगे, क्योंकि ब्याज की दर 2% घटाई जा रही है तो पहले इस पर ब्याज निकालना क्या होगा। तो मिश्रधन बराबर दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो हम लोग ब्याज अगर निकालेंगे, यहाँ से ब्याज निकल जाएगा कि नहीं, कि 4 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा, ये 675 है, यहाँ पर 837 है। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ये मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ शुरू से, इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग में से जो नहीं समझ पा रहे हैं वो समझ जाए आसानी से, और जो लोग समझदार हैं वो इसको अगर बना देते हैं तो बना लीजिए, ट्रिक से बनाइए, जैसे बनाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। और जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ। तो मिश्रधन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, दो, यह 837 दिया हुआ है और मूलधन जो है 675 है। इस दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 162 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 162। अब ब्याज वाला फॉर्मूला लगा लीजिए ना दोस्त, तुरंत आर निकल जाएगा, क्योंकि मूलधन दिया हुआ ही है। मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, ठीक है ना। ब्याज कितना हो गया, 162 हो गया। मूलधन कितना है, 675 है मूलधन। समय कितना है, 4 वर्ष के लिए कह रहा है। दर पूछ रहा है कि दर इसमें दिया नहीं है, तो दर R% कर लेंगे, बट्टा 100 कर लेंगे,
ठीक है ना। ये 4 से 25 बार में कट जाएगा, और 25 से ये कट जाएगा, 25 दूनी 50, और ये बच जाएगा, ये 25 छक्के 150, 25 सात, ये 27 बार में इधर हो जाएगा। यानी कि 162/27, ये R% बराबर आ गया। तो आर ये 27 से कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 162 जो है कितना बार में कट जाएगा दोस्तों? तो 7 छक 42 और 6 दूनी 12 और 4 16, ये 6 बार में कट जाएगा। यानी कि आर 6% हम लोग निकाल दिए। यहाँ पर आर 6% है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्याज की दर को 2% घटा दिया जा रहा है। तो अब नया दर जो हो जाएगा, यानी कि न्यू दर जो है, ये 6% में से 2% घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4%। और इसी 4% पर वह राशि पूछ रहा है, इसी 4% पर वह राशि पूछ रहा है कि राशि कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 675, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। 4 × 4 / 100, 4 से ये फिर 25 बार में कट जाएगा, और 25 से ये फिर आपको कट जाएगा 27 बार में। ये 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और 25 दूनी 50, और 25 7, हाँ, 27 बार में कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 27 में 4 से गुना करेंगे, 27 चौके कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, और 4 दूनी 8 दो 10, 108 हो जाएगा। तो 108 रुपए जो है, ये 4% जो नया वाला दर है उस पर आ गया। तो अब हम लोग को राशि पूछ रही है, यानी कि वह राशि कितना हो जाएगा। तो 675 पहले से है, और 108 और जुट जाएगा। तो 675 में 108 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 783 हो जाएगा। और यही वो राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही वो राशि हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे आसानी से और इतना सरलता पूर्वक आप लोग को मैं इससे ज्यादा बता नहीं सकता हूँ। और अगर मैं ट्रिक्स के माध्यम से बताता तो बिल्कुल चुटकियों में बन जाता, लेकिन हो सकता है कि कई दोस्तों को वो ट्रिक्स नहीं समझ में आती, और ट्रिक्स वो लोग हो सकता है कि परीक्षा में भूल जाएंगे। तो ये एक बार देख लीजिए, ये देखने में बड़ा लग रहा है, मैं आप लोग को समझाने के लिए ये मूलधन समय मिश्रधन लिख लिया। बाकी आप लोग तो इतना समझदार जरूर हैं कि कौन क्या है, ठीक है ना, और कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम लोग। एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है, 50 मीटर चलती है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति निकालना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति निकालना है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ देखिए दो, मैं आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। समय 5 सेकंड दिया हुआ है, ये सेकंड दिया हुआ है, 5 सेकंड हो गया, और 50 मीटर चलती है, यानी कि दूरी जो है 50 मीटर हो गया। यहाँ पर पूछ रहा है क्या? कि किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति बताएं, यानी कि चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह दूरी बटा समय हो जाता है, दूरी बटा समय हो जाएगा। तो दूरी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और समय 5 है। तो 5 × 10 = 50, यानी कि यह 10 जो है, 10 मीटर प्रति सेकंड में यह जो है हम लोग का चाल निकला। लेकिन परीक्षा में यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्त, इसको हम लोग 10 को 18/5 से अगर मीटर प्रति सेकंड में हम लोग गुना करेंगे, तो वह जो है किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। किससे? अगर मीटर प्रति सेकंड को आप लोग को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 18/5 से गुना कर लीजिए, और ये चुटकियों में निकल जाएगा। तो 5 दूनी 10, ये कट गया, और यहाँ पर हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 36 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा इसका, यह 36 किलोमीटर पर आवर जो है, यह इसका किलोमीटर प्रति घंटा में चाल हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 38 जो है, ए एक बॉक्स को बी को 15% लाभ पर बेचता है। बी उसी को सी के पास 1012 रुपए यानी 1012 रुपए में बेचकर 10% की लाभ कमाता है। तो ए का क्रय मूल्य निकाले। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत भयानक लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत है, बहुत इजी, और मैं आपको इजी और बना दे रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको अच्छे से मैं कर लूं कि आप लोग क्वेश्चन अच्छा से दिखे। ठीक है, क्वेश्चन पहले कह रहा है कि ए एक बॉक्स को बी को 15% लाभ पर बेचता है। तो पहले यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पहले हम देखेंगे कि कौन से डाटा से हम लोग रेमू निकाल सकते हैं। तो देखिए, बी उसी को सी के पास 1012 रुपए में बेचकर 10% लाभ कमाता है। यानी कि बी का विक्रय मूल्य जो है, यह बी विक्रय मूल्य जो है 1012 रुपया में सी को बेचता है। किसको? सी को बेचता है। और इसको लाभ कितना होता है? 10% होता है। तो इसका जो क्रय मूल्य निकालेंगे दोस्तों, ये बी कितना में आखिर में खरीदा कि इसको 1012 में बेच रहा है तो 10% लाभ है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं इसका फॉर्मूला, विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ है, यहाँ प्लस माइनस हानि होता है तो यहाँ पर लाभ है तो 100 प्लस लाभ लिख लेंगे। विक्रय मूल्य कितना है बी का? 1012 रुपए में सी को बेच रहा है, तो 1012 गुने 100 बटा यह 110, ये लाभ कमा रहा है। एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये 11 से कट जाएगा, 11 नवा 99 और 11 दूनी 22, यानी कि 920 रुपया जो है यह बी का क्रय मूल्य हो गया। ये क्रय मूल्य हो गया किसका? बी का। तो बी का जो क्रय मूल्य होगा दोस्त, यही ना ए का विक्रय मूल्य होगा। ए का विक्रय मूल्य जो है, जितना में बेचता है, यही ना बी का क्रय मूल्य होगा। ध्यान से सोचिए आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक बॉक्स को बी को 15% लाभ पर बेचता है और बी उसी को सी को बेचता है। तो ए जितना में बेचेगा वही ना बी का क्रय मूल्य होगा दोस्तों। तो बी का क्रय मूल्य 920 हो गया, यानी कि ए का जो विक्रय मूल्य है यह 920 रुपया है। यह 920 रुपया में बी को बेचता है, इसलिए बी का क्रय मूल्य हो गया और ए का विक्रय मूल्य हो गया। और ए लाभ कितना कमाता है? प्रश्न में देखिए, ए लाभ जो है यह 15% कमाता है। यह 15% कमाता है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पर फिर से क्रय मूल्य निकाल लीजिए। ये क्रय मूल्य, अभी क्रय मूल्य हम लोगों ने निकाल कर देखा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 920 गुना 100 बटा 115 हो जाएगा। तो ये 5 से कटा लीजिए, 5 विशेष है और 5 दूनी 10, 5 तीन 15 और 23 चौके 92 होता है। और ये 40 बार में कट गया और 40 में 20 से गुना करेंगे तो ये 800 रुपए जो हो गया, यह ए का क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? ए का क्रय मूल्य हो गया। तो देखिए कितना आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, कितना ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है। तो देखिए इसका आंसर जो है 800 रुपया होगा। यहाँ पर बस समझना यही है कि ए जितना में बेचेगा वही ना बी का क्रय मूल्य होगा। और बी का क्रय मूल्य के लिए डाटा निकालने के लिए दिया हुआ ही है। क्योंकि बी जितना में बेच रहा है सी को और लाभ कमा रहा है, तो जो लाभ कमा रहा है, जो बेच रहा है, ऊपर तो हम लोग क्रय मूल्य आसानी से निकाल लिए। ठीक है, अगर यहीं पर सी का क्रय मूल्य पूछ देता क्वेश्चन में, तो सी का क्रय मूल्य हम लोग यहीं पर सुपड़ा साफ हो जाता। वहां पर सी का क्रय मूल्य ये जो हो जाएगा, ये तो 1012 रुपए में खरीद ही रहा है। ठीक है, तो ये सी का क्रय मूल्य हो जाता। तो क्वेश्चन को हम लोग पहले समझ लें और फिर बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है? तो सपोज कीजिए कि विषम पूर्ण संख्या के लिए हम लोग x मान लिए और विषम करने के लिए x का मान समझ लीजिए कि एक जो है ये विषम संख्या है। एक के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा। उसी तरह क्या करेंगे, x कर लेंगे, x प्लस 2 कर लेंगे, x प्लस 4 कर लेंगे, x प्लस 6 कर लेंगे, x प्लस 8 कर लेंगे, x प्लस 10 कर लेंगे और x प्लस 12 कर लेंगे। ठीक है, 8 + 12, तो कितना संख्या हो गया? देखिए 7 संख्या हो गया कि नहीं? देखिए यहाँ पर एक संख्या, ये दूसरा संख्या, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और सातवां। और ये तीनों का जो योगफल जो है, ये सातों का योगफल जो है 133 दिया हुआ है। तो ये सातों का योगफल, तो 7 यहाँ पर तो पहले से ही हो जाएगा क्योंकि 1 से 7 को है। और ये 12 10 22 8 30 6 36 4 40 2 42, यानी कि 7x प्लस 42 बराबर 133 हो गया। तो 7x बराबर 133 माइनस 42 कर देंगे हम लोग। तो 133 में से जब 42 जाएगा, यह कितना हो जाएगा?
यह हो जाएगा 91 हो जाएगा। यानी कि 7x बराबर 91, तो x बराबर 13 7 91 होता है। तो x बराबर जो 13 निकल जाएगा, और यह x यही ना सबसे छोटी न्यूनतम है दोस्तों। यह न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो x का मान हम लोग का कितना निकल गया है? 13 निकल गया है, 13 7 91। और अगर सबसे बड़ा पूछता तो ये x प्लस 12 हो जाता, x प्लस 12, यानी x का मान यहाँ पर 13 हो जाता और ये 12। तो 13 10 23 और 2 25, ये सबसे अधिक वाला हो जाता विषम, सबसे अधिक। ठीक है, यानी सबसे बड़ा विषम पूर्ण संख्या इसमें हो जाता है ये 25 वाला, जो 7 लगातार क्रमागत विषम पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन जो है दोस्तों, यह पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होते हैं। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 11 गुना था, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर पिता की उम्र हम लोग सपोज कर लें, हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक मेथड, यानी कि एकदम बिल्कुल बच्चा वाला मेथड से बताएंगे आपको, ताकि सभी किसी को समझ में आ जाए, जो नया पढ़ रहे हैं उसको भी आ जाए। तो पिता का x मान लेंगे, तो पुत्र का कितना मान लेंगे? 46 - 1। चूंकि दोनों का उम्र जो है 46 वर्ष है, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो x x कट जाएगा, 46 बच जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व x - 5 कर लेंगे यहाँ पर। यह जो दोनों है यह वर्तमान आयु हो गया, यह जो हो गया यह वर्तमान आयु हो गया, यह 5 वर्ष पूर्व हो गया, यह 5 वर्ष पूर्व जो हो गया, यह x - 5 कर देंगे, इधर कर देंगे 46 माइनस x - 5 कर देंगे। लेकिन इसके आयु का, पिता की आयु पुत्र की आयु का 11 गुनी थी, तो इधर 11 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? इधर x - 5 हो जाएगा, और ये 46 में से 5 घट जाएगा, 41 माइनस x गुना 11 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 41 में 11 से गुना करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? 41 41, यानी कि 451 जो हो जाएगा, यह 451 माइनस 11 x हो जाएगा। इधर कितना है? x - 5 है। इस 11 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 12x बराबर, ये 451 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 456 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 456 हो जाएगा, 456। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 456 में 12 से भाग देंगे तो 12 × 36 बच जाएगा 9, और 12 8 96, यानी कि 32 × 36 और 12 8 96, यानी कि x बराबर 38। यानी कि यह पिता की वर्तमान आयु निकल गया, यह पिता की वर्तमान आयु निकल गया 38 वर्ष। लेकिन पूछ क्या रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? यह तो 38 हो गया, यह पिता का हो गया, तो पुत्र का क्या हो जाएगा यहाँ पर? पुत्र का हो जाएगा 46 माइनस 38 जो हो जाएगा, यानी कि 8 वर्ष जो है यह वर्तमान आयु हो गया। लेकिन कुछ परीक्षा में क्या रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछ रहा है। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? तो 8 तो वर्तमान है, और इसमें 5 और जोड़ देंगे, यानी कि 13 वर्ष जो है यह पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, कि बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों? यह जो हो जाएगा कटिहार जो है सबसे आगे है मक्का उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 42, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यानी कि किसी राज्य में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह कौन लेगा दोस्त? तो यह राज्य सरकार ही कराएगा ना दोस्त, न कि केंद्र सरकार कराएगा। तो यह राज्य सरकार निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है यह ब्रिटिश संविधान से, यह ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 44, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों जितने भी स्तनधारी होते हैं उसके हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 प्रकोष्ठ होते हैं।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 45। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई की स्थापना कब हुई? तो आईडीबीआई की जो स्थापना है दोस्तों, यह 1964 में की गई थी। कब? 1964 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 46। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? यानी कि इसमें से तीन विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक नहीं है। तो वो कौन सा है दोस्तों? यह जो है अल्ट्रासाउंड जो है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी ये रेडियो, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव यह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्या है? हैं। और अल्ट्रासाउंड जो है यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47। हाल में ही जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? यानी कि देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। तो हाल में ही जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बने हैं दोस्त? तो कौन बने हैं इसका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य कुमार यादव जो हैं, ये जियो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जियो सिनेमा के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह किस मॉडल पर आधारित थी दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और दोस्तों, हमारे ही चैनल पर जितने 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो भारत में हैं, उसको पूरा विस्तृत रूप से भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमने बता दिया है। उससे जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको एकदम विस्तृत रूप से मैं वहां पर बता दिया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो के बाद उसको जाकर देख लें, ताकि पंचवर्षीय योजना से आपका कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे परीक्षा में तो वो छूट ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 49। इस वायसराय के समय में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ। तो यहाँ पर द्वितीय अधिवेशन यानी कि प्रथम अधिवेशन तो पटना के बांकीपुर में हुआ था और द्वितीय अधिवेशन गया में हुआ। तो कौन से उस समय वायसराय थे दोस्तों, यही पूछ रहा है। तो यह जो वायसराय थे, यह थे लॉर्ड लॉर्ड रीडिंग जो थे। ये लॉर्ड रीडिंग जो थे, यह वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। तो जितने भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, ये कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जो हुए हैं, इसका भी एक एकदम विस्तृत रूप से मैं वीडियो अपने ही चैनल पर आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया हूँ। तो आप लोग उसको भी जाकर देख लें। और जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, उसके कौन अध्यक्ष रहे हैं, कब हुआ है और कहाँ हुआ है, और उससे संबंधित क्या और विशेष बातें हैं, इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी वहां पर है। तो आप लोग इस वीडियो के बाद वो महत्वपूर्ण वीडियो को भी अवश्य देख लीजिएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों को एकदम बिल्कुल ऐसा तैयारी कर लेना है कि चाहे एग्जामिनर कहीं से भी पूछे, आप लोग एकदम छाती ठोक कर उसका जवाब दें कि नहीं, मैं इसको जानता हूँ, आप चाहे कितना भी मुझे घुमा लीजिए। तो एसके ग्लोबल क्लासेस का यही आप लोगों का मेन उद्देश्य है कि आप लोग एकदम आत्मविश्वास से भरे रहें। और आप लोगों के द्वारा करना बस इतना ही है दोस्तों, कि आप लोगों को चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप लोगों में से बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि प्रैक्टिस सेट तो कर ले रहे हैं, लेकिन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं, और कमेंट में अपना स्कोर तो बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। तो ये सारी बातों को करते रहिए दोस्त, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 50 जो है। 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे 1857 के समय में इलाहाबाद विद्रोह का नेता कौन थे दोस्त? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा, यह मौलवी लियाकत अली थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसका भी मैं सेपरेट वीडियो 1857 की जो विद्रोह हुई थी, इसका भी एक महत्वपूर्ण वीडियो जो है हमारे ही चैनल पर मौजूद है। हमारे ही चैनल पर महत्वपूर्ण है। और सारे वीडियो को मैं दोस्तों काफी मेहनत से आप लोगों को लिए बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं से भी किंतु परंतु न रह जाए। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 51। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में यह जो है जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। कौन हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? तो बाघ परियोजना जो है भारत में कब शुरू किया गया दोस्तों? तो बाघ परियोजना जो भारत में सबसे पहले जो शुरू किया गया था, ये 1973 में शुरू किया गया। कब? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शिमला, मंसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? यानी कि ये सारे हिमालय की ही श्रेणी का भाग है। तो कौन से हिमालय श्रेणी का भाग है दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा, यह हिमालय का लघु हिमालय श्रेणी का यह भाग है। किसका है? लघु हिमालय का यह भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? यह जो हो जाएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन बिल्कुल तबला से फेमस है एकदम, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं ये उस्ताद जाकिर हुसैन। किससे? तबला से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है दोस्तों, किसने बनवाया था? तो यह हाजी बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 है। यह देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया दोस्तों? तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा, यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है दोस्त? तो यह जो है रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। किन के नाम पर रखा गया है? रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 58, कि भारत का स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है किस राज्य में स्थित है दोस्त? तो यह तो हम लोग जानते हैं, काफी फेमस जो है, यह कहाँ पर है? गुजरात में है। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की हम लोग बात करते हैं, तो इसकी थोड़ा ऊंचाई भी हम लोग देख लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो ऊंचाई जो है इसका दोस्त, ये कितना ऊंचा है? तो 182 मीटर जो है यह ऊंचा है। कितना है? 182 मीटर। अगर इसके शिल्पकार की बात की जाए, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार की बात की जाए, तो यह जो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? राम बी सुतार जो है, ये राम बी सुतार जो है, इसके शिल्पकार हो गए। किसके? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के। और अगर ये पूछ दे कि कहाँ पर यह स्थित है, तो दोस्तों यह नर्मदा नदी के तट पर एक जो टापू है, तट पर जो टापू है, कौन सा टापू है? तो साधु बेट एक जगह है, साधु बेट नामक स्थान पर साधु बेट जो है, यहीं पर यह स्टेचू ऑफ यूनिटी को स्थापित किया गया है। ठीक है ना? यहीं पर स्टेचू ऑफ यूनिटी को स्थापित किया गया है। नर्मदा नदी के तट पर जो टापू है, ये साधु बेट। ठीक है ना? तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने बता दिया, जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं? तो किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई जो है दोस्त, यह जो हो जाएगा, ये अणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ईत सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था? तो ईत सिंह जो था दोस्तों, ये विदेशी यात्री था। कौन था? विदेशी यात्री था। कहाँ का था? चीनी यात्री था। बौद्ध भिक्षु था। क्या था ये? बौद्ध भिक्षु था। ये बौद्ध भिक्षु था इत सिंह, विदेशी यात्री था। कहाँ का था? चीन का रहने वाला था। भारत की यात्रा कब किया? तो दोस्तों यह 7वीं शताब्दी में किया था। तो भारत में जितने भी विदेशी यात्री आए, भारत के विदेशी यात्री से संबंधित जो है, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपने ही चैनल पर आप लोग को उपलब्ध करा दिया है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं, तो उसको अभी तक नहीं देखे हैं, तो अवश्य देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग जो दोस्त हम लोग अपने घर में जो वोल्ट मीटर देखते हैं, उसका प्रयोग किसके मापन में हम लोग करते हैं दोस्त? तो यह जो है विभवांतर को मापता है। क्या मापता है? यह विभवांतर को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, टॉक्सिलोजी जो है, टॉक्सिलोजी निम्न में से किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिलोजी यह विज्ञान की वह शाखा है दोस्तों, जिसमें हम लोग जहर या विष के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। टॉक्सिलोजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जहर और विष के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 63, देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। ये सीए लिख रहे हैं करंट अफेयर। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो यह एरिना सबलेंका जो है, इन्होंने ही ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है। किसने? एरिना सबलेंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 64, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि उस समय किसकी सरकार थी? तो दोस्तों, संपत्ति का अधिकार जो है उस समय जब हटाया गया, तो उस समय जो था यह मोरारजी देसाई जी के सरकार था। और यह संविधान के 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया संपत्ति का अधिकार को। और अभी जो करंट में यह भारत के संविधान की अनुच्छेद 300 ए में इसको ला दिया गया है। किससे? मौलिक अधिकारों को सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 ए में ला दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 44वां संशोधन में इसको हटाया गया। और 44वां संशोधन कब हुआ था? तो यह 1978 में हुआ था। तो भारत के जो जितने भी ये सब क्वेश्चन जो टॉप लेवल के क्वेश्चन जो हैं, जो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से बनते हैं, इसका मैं वीडियो अपने ही चैनल पर उपलब्ध करा दिया हूँ आप लोगों को। तो उस वीडियो का भी लाभ आप लोग जरूर उठाएं। और इसीलिए मैं कहता हूँ तो कि आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन दबा दीजिएगा। तो जैसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगा, वो आपके पास पहले से पहुंचेगा और सबसे पहले पहुंचेगा। देखिए मैं कितना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिया हूँ। शायद आप में से बहुत सारे दोस्त देखे भी होंगे, नहीं भी देखे होंगे। तो जो देखे हैं उसके लिए तो बहुत बढ़िया, उनकी तैयारी काफी अच्छी हो गई होगी। और जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें, क्योंकि सभी वीडियो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 65 जो है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो यह जो है 1949 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्त? तो यह जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो यह भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 67, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? यानी कि लोकसभा में वो कौन सा आदमी है जो किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करेगा? तो वो कौन सा है दोस्त? तो यह जो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष जो है, वह धन विधेयक को जो किसी जो कोई विधेयक पारित किया जाता है उसको धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? तो बिहार में जो गरीबी का प्रतिशत है दोस्त, वो कितना है? तो यह जो है 51.91% जो है अभी करंट में बिहार की गरीबी का प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था? तो डाल्टन का सिद्धांत जो था किस नियम पर आधारित था दोस्तों? यह जो हो जाएगा, यह रासायनिक संयोजन पर आधारित था। किस पर था? रासायनिक संयोजन पर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था दोस्त, इसको आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब है जो दोस्त, यह जो हो जाएगा, यह मोगली पुत्र किसके अध्यक्षता में हुई। अगर किसके शासन काल में पूछ दिया जाता, किसके शासन काल में, तो यह जो हो जाएगा, यह अशोक के शासन काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो है अशोक के शासन काल में हुआ, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है यह मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो सांस लेने को नियंत्रित जो है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा करता है दोस्त, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह मेडुला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेडुला हो जाएगा। ये सारा जो क्वेश्चन है वो जीव विज्ञान में हमने आपको बहुत ही विस्तृत रूप से बता दिया है, और जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो संग्रह है पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में आप लोग के लिए मैं चैनल पर उपलब्ध करा दिया हूँ, तो आप लोग जाकर अवश्य देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नौ रत्नों में कौन शामिल नहीं था? यहाँ पर शामिल नहीं था पूछ रहा है दोस्त। तो दोस्तों, बेताल भट्ट भी शामिल थे, कालिदास भी शामिल थे, धन्वंतरी भी शामिल थे, लेकिन ये पतंजलि जो थे, ये चंद्रगुप्त के नौ रत्न में शामिल नहीं थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये पतंजलि हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कौन से नौ रत्नों में शामिल नहीं थे, ये पूछा जा रहा है। तो कभी क्वेश्चन पूछ दे कि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे, तो पतंजलि जो है दोस्तों, ये किसके दरबार में रहते थे? यह शुंगों के दरबार में रहते थे। शुंगों के दरबार में रहते थे, यानी कि जो शुंग शुंग जो था, पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो शुंग वंश की स्थापना की गई थी, उसी में पतंजलि जो थे रहते थे। 73 क्वेश्चन, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने स्वीकार किया था दोस्तों? यह डिजरेली के द्वारा जो है, यह डिजरेली के द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक देश एक उर्वरक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक देश एक उर्वरक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है दोस्त? तो यह जो हो जाएगा, यह लाल मिट्टी में जो है, यह लाल मिट्टी में जो है, ये आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। कौन से? लाल मिट्टी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए अब यहाँ से हिंदी का सेक्शन चालू हो गया। ये हिंदी वाला काफी जो महत्वपूर्ण सेक्शन है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। अभी अंग्रेजी वाला सेक्शन बाकी है, तो आप लोग पूरा 100 क्वेश्चन करके जाइए, और फिर बताइए कि आप लोग को 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो इसमें पूछ रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि कौन एकदम हिंदी की वर्णमाला के अनुसार से एकदम सही है। तो देखिए इसमें से, यह जो है, ये पारिश्रमिक ऐसा नहीं लिखते हम लोग, पारिश्रमिक देखिए ये सही हो जाएगा। पारिश्रमिक जो है हम लोग ऐसे ही नहीं लिखते हैं दोस्त, तो यह वर्तनी जो है, ये सही वर्तनी के अनुसार यही सही हो जाएगा। कौन? ये इस तरह जो लिखा हुआ है पारिश्रमिक जो है, यह सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ पर है, भार्या का पर्यायवाची क्या है? यानी कि भार्या का समान अर्थ वाला कौन सा है? तो भार्या जो है दोस्तों, हम लोग पत्नी को हम लोग भार्या कहते हैं। किसको कहते हैं? पत्नी को ही हम लोग भार्या भी कहते हैं। पर्यायवाची मतलब जो उसका समान अर्थ वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बादल का तत्सम शब्द है, यानी कि देखिए दो प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम और तद्भव। तो बादल का तत्सम शब्द पूछ रहा है दोस्तों, तो बादल का तो तत्सम शब्द हो जाएगा
यह वारिद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वारिद जो है इसका प्रथम तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें कौन सा विशेषण है? यानी कि यह जो वाक्य है, जो पढ़ेगा वह पास होगा, इसमें कौन सा विशेषण है दोस्तों? तो इसमें जो है सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा है? ये सार्वनामिक विशेषण है। तो हिंदी की क्लास जो है हमारे चैनल पर शुरुआत हो गई है। अभी मैं उसका 2 वीडियो मुहावरे और कहावतों से रिलेटेड मैं 2 वीडियो डाला हूँ। बहुत जल्द ही ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण प्रत्यय समतद्भव जितने भी छंद अलंकार जितने भी हो गए, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, उसको बहुत ही जल्द अपने चैनल पर आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। आप लोग सिर्फ अपना इसी तरह प्यार बनाए रखिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और देखिए आपको एक से एक बढ़ के कंटेंट इसी चैनल पर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, अल्लाह मियाँ की गाय। देखिए ये मुहावरा जो है अल्लाह मियाँ की गाय जो है इसका क्या अर्थ हो गया? तो अल्लाह मियाँ की गाय जो है इसका अर्थ ये हो जाता है कि सरल स्वभाव वाला जो आदमी होता है उसको अल्लाह मियाँ की गाय भी हम लोग कहते हैं। तो मुहावरों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जो मुहावरे हैं उसको मैं अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिया हूँ। बहुत जल्द उसका और भी पार्ट लेकर आएंगे हम। और जितने भी मुहावरे आप लोगों का है, मुहावरे से क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। और मैं बहुत जल्दी मुहावरे और कहावतों का पूरा पाठ अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग चैनल पर सिर्फ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें से कौन सा सही शब्द है जो बर्तनी के अनुसार सही है? तो देखिए ये रूढ़िवादी, ये जो रूढ़िवादी है, देखिए ये रूढ़िवादी हो गया, ये रूढ़िवादी हो गया, ये रूढ़िवादी हो गया। तो देखिए इसमें से कौन सा रूढ़िवादी जो है यह सही जो है बर्तनी के अनुसार से? तो यह जो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह जो है रूढ़िवादी जो है, ये वाला रूढ़िवादी जो है सही हो जाएगा। हालांकि देखिए और भी ये देखिए शायद ये प्रिंटिंग में गलती कर दिया गया है, ये जो टाइप किए हुए हैं। क्योंकि देखिए ये तीनों ऑप्शन जो है ये सही है। ये रूढ़िवादी जो है, यह यह रूढ़िवादी जो है, ये ऑप्शन रूढ़िवादी, और ए और जो डी जो है दोनों एक साथ मिल रहे हैं दोस्तों। ए और डी जो है दोनों एक साथ मैच कर रहे हैं। यहाँ पर शायद यह बिंदु नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। अगर इस तरह दिया हुआ है तो ए और डी दोनों हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे इसी तरह। तो यहाँ पर रूढ़िवादी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 82, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? यानी कि यहाँ पर 4 वाक्य जो हैं इसमें से दे रहा है कि कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध नहीं है। तो देखिए विष्णु के अनेकों नाम हैं, तलवार एक शस्त्र है, तलवार एक शस्त्र है, ये तो बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है ना? यह आगरे की मिठाई है, यह भी सही है। उसे पुत्र प्राप्त हुआ, यह भी सही है। लेकिन विष्णु के अनेकों नाम हैं, यह वाक्य शुद्ध नहीं है। यह वाक्य जो है यह शुद्ध नहीं है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83, आसमान टूट पड़ना। देखिए यह भी मुहावरा आ गया, आसमान टूट पड़ना जो हो गया। तो इसका अर्थ जो क्या हो जाएगा दोस्तों? आसमान टूट पड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? यह जो हो जाएगा मुसीबत आना जो हो जाएगा, यह आसमान टूट पड़ना का अर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह मुसीबत आना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आतताई। आतताई का क्या अर्थ होता है? हम लोग बहुत बार सीरियल में आतताई का नाम सुने होंगे, ऐसे भी हिंदी में आतताई का नाम सुने होंगे। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है कि जो अत्याचार करता है वह आतताई कहलाता है। क्या कहलाता है? जो अत्याचार करता है वह आतताई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 85, सतसई में कौन सा समास है? अब देखिए यहाँ पर समास के बारे में पूछ दिया है। तो सतसई में कौन सा समास है दोस्तों? तो ये इसमें जो है द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निरर्थक का विलोम शब्द क्या होगा? तो निरर्थक का विलोम यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों।
तो निरर्थक का विलोम क्या होगा? तो यह सार्थक हो जाएगा। निरर्थक का विलोम क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इष्ट का पर्यायवाची पूछ रहा है दोस्तों। इष्ट का पर्यायवाची पूछ रहा है, यानी कि इसका समान अर्थ वाला कौन सा है? तो इष्ट जो है इसका पर्यायवाची हो जाएगा यह। सभी पूर्व कथित जो हो जाएगा यह इष्ट का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? तो दोस्तों देखिए, ये पहला ही जो है यह द्वंद्व समास का उदाहरण है, दिनहीन। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, हालांकि मैं हिंदी का जो स्पेशल क्लास संधि समास से जो लाऊंगा उसमें मैं बता दूंगा, लेकिन इसमें देख लीजिए कि जिसमें दोनों पद, इसमें जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद जो प्रधान हो, इसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ पर दिन भी प्रधान है और हीन भी प्रधान है, तो दिन हीन जो है यह जो है द्वंद्व समास हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 89। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। लीजिए, हिंदी में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जा रहा है। तो देखिए, चिरकाल तक जीवित रहने वाला, इस पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो चिरकाल तक जीवित रहने वाला को हम लोग दोस्तों चिरंजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरंजीवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 90। वह गंदगी से घृणा करता है में से कौन सा कारक है? यहाँ पर से जो दिया हुआ है इसको पूछ रहा है कि ये कौन सा कारक है। तो दोस्तों, कारक अगर हम लोग पढ़े होंगे तो क्या है उसमें, देखिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। कर्ता कर्ता ने कर्म को, क्या होता है, कर्म से, ठीक है ना, संप्रदान, संप्रदान को के लिए, फिर आपादान से हो जाता है, आपादान से, ठीक है ना, संबंध फिर आ जाता है। संबंध में क्या हो जाता है? का, के, की, ये का, के, की, ठीक है ना। फिर क्या हो जाता है? अधिकरण हो जाता है। अधिकरण जो हो जाएगा में और पर हो जाता है, और अंतिम में हो जाता है संबोधन। संबोधन जो हो जाता है इसमें हे, अजी, अरे, ठीक है ना, अहो। तो इन सारी चीजों से हम लोग कारक को हम लोग आसानी से पहचान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि वह गंदगी से घृणा करता है। तो देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्म से, तो देखिए कर्म तो यहाँ पर है नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे कि से कहाँ पर आ रहा है? संप्रदान को के लिए आपादान से, देखिए यहाँ पर से आ रहा है, तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? यह आपादान कारक हो जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बहुत ही थोड़ी देर में बता दिया, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब लीजिए, हम लोग इंग्लिश का सेक्शन आ गया। तो इंग्लिश का सेक्शन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक है, ये सब फिल इन दी, फिल इन दी ब्लैंक वाला सेक्शन आ गया। क्या है? यू टेक ए डिसीजन, द बॉल इज इन योर डैश नाउ। यहाँ पर दे रहा है यू टेक ए डिसीजन, मतलब आप एक डिसीजन लीजिए। द बॉल इज इन योर, क्या होगा यहाँ पर? तो द बॉल इज इन योर कोर्ट हो जाएगा, योर कोर्ट हो जाएगा। तो बॉल, यहाँ पर बॉल इज इन योर कोर्ट जो हो जाएगा, यह दोस्तों एक क्या है? यह एक फ्रेज है, यह एक फ्रेज होता है। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, यानी कि बॉल इज इन योर कोर्ट का जो हिंदी होता है आप लोग, इसका मतलब क्या होता है कि निर्णय या पहल करना। निर्णय या, निर्णय या पहल जो है आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। यही जो है बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब हो जाता है। तो यही ना पूछ रहा है दोस्त, यू टेक ए डिसीजन, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। ये सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92। वी कैन डैश राइट एंड रॉन्ग। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में कौन सा सही आ जाएगा? तो देखेंगे सही से, डिस्टिंग्विश बाई हो जाएगा।
डिस्टिंग्विश बिटवीन हो जाएगा, डिस्टिंग्विश फ्रॉम हो जाएगा, डिस्टिंग्विश फ्रॉम हो जाएगा। जब भी वे राइट और रॉन्ग कोई सिलेक्शन वाली बात आ जाती है, तो वहां पर जो हो जाता है दोस्तों, यह डिस्टिंग्विश बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, हम लोग राइट और रॉन्ग के बारे में हम लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं, आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन का हम लोग प्रयोग करते हैं राइट और रॉन्ग के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 93। ही इज ए मैन ऑफ डैश सिंप्लिसिटी। यहाँ पर सिंप्लिसिटी की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, ये चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक मतलब क्या होता है कि बच्चों की भांति या बच्चों की तरह। तो यही ना सिंप्लिसिटी को हम लोग बच्चों से हम लोग इसी करते हैं। तो ही इज ए मैन ऑफ चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि चाइल्डलेस और सिर्फ चाइल्ड और चाइल्डिश ये तो होगा नहीं। तो चाइल्ड लाइक हो जाएगा, यानी कि बच्चों की भांति, ये सिंप्लिसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 94। देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। ये वन वर्ड यानी कि पूरे वाक्य का एक वाक्य यहाँ पर लिखना है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, ए प्लेस वेयर आर्म्स एंड वेपन आर स्टोर, यानी कि वैसा प्लेस जहां पर आर्म्स और हथियार ये सब रखे जाते हैं। तो दोस्तों उसको हम लोग आर्सेनल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्सेनल। इसी को हम लोग हिंदी में शस्त्रागार कहते हैं। यानी कि यहीं पर हम लोग हथियार ये सब बंदूक तो जितना है जहां पर रखा जाता है उसको आर्सेनल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये भी वन वर्ड्स है। ये जनरल एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस और पार्डन, यानी कि आप लोग जिसमें क्षमा करने की शक्ति और माफ करने की शक्ति, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम लोग एमनेस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एमनेस्टी कहते हैं। यानी कि जो माफी क्षमा दे दे, यानी माफी क्षमा ये दे दे, उसको हम एमनेस्टी कहते हैं। तो ये जनरल एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस और पार्डन हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे? एमनेस्टी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96। ये पार्टनर इन क्राइम। तो एक ये भी वन वर्ड हो गया, ये इसका वन वर्ड देना है। तो ये पार्टनर इन क्राइम, यानी कि क्राइम में जो आपका सहयोगी हो उसको क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों एकम्प्लिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एकम्प्लिस कहते हैं। इसका हिंदी ही होता है क्या, कि अपराध करने में सहायक व्यक्ति, यानी कि अपराध करने में सहायक जो व्यक्ति होता है, इसी को हम लोग एकम्प्लिश कहते हैं। दोस्तों इन सब चीजों को मैं इसलिए और ऑप्शनों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ताकि वीडियो देखिए ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, और मैं सोचता हूँ आप लोगों को कम समय में अधिक जानकारी दे दी जाए। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, तो इसको भी देखते रहिए। ये पार्टनर इन क्राइम क्या हो जाएगा? एकम्प्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 क्या है, चूज द वन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, यानी कि यहाँ पर इसका समान अर्थ वाला लिखना है। इतना डीलिंग पानी का मतलब यही होता है, विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि ये जेलस जो है इसका समान अर्थ क्या होगा? तो प्राउड मतलब तो हो जाएगा ये घमंड करना हो जाएगा, मतलब अपने प्राउड मतलब ये हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, चाहे अपने आप को प्राउड करना फील हो जाएगा। ठीक है ना? लवफुल भी नहीं होगा, ग्रीडी भी नहीं होगा। लेकिन इनविशियस जो हो जाएगा, इनविशियस जो हो जाएगा ये दोस्तों, यह जो हो जाएगा, इसी का मतलब जेलस मतलब पहले क्या होता है देखिए हम लोग, जेलस मतलब ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है, द्वेष करना होता है। तो ईर्ष्या करना, द्वेष करना जेलस मतलब होता है। और इनविशियस में जो होता है, इसका भी मतलब जो हो जाएगा ईर्ष्यालु हो जाएगा, या ईर्ष्या जो करता है, द्वेष करता है। ठीक है ना? यह इनविशियस मतलब हो जाएगा, इनविशियस मतलब हो जाएगा ये, और ये जेलस मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 98। चूज दी वन विच, अच्छा ये भी समान अर्थ लिखना है इसका। तो डिलीजेंट जो है, तो डिलीजेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? यह डिलीजेंट मतलब क्या होता है? तो डिलीजेंट मतलब होता है, पहले देख लें, मेहनती होता है। तो मेहनती का इसमें देखिए कौन सा इसका समान अर्थ हो जाएगा? तो मेहनती को हम लोग इंडस्ट्रियस भी कहते हैं। जो इंडस्ट्रियस होता है इसको भी हम लोग मेहनती ही कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियस को हम लोग मेहनती कहते हैं। तो 98 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 99। चूज द अपोजिट मीनिंग। अब देखिए यहाँ पर अपोजिट मीनिंग आ गया। तो ड्यूबियस का अपोजिट मीनिंग, तो पहले ड्यूबियस का मतलब हम लोग जान ले क्या होता है।
तो ड्यूबियस मतलब जो होता है, यह संदिग्ध होता है। क्या होता है? ड्यूबियस मतलब संदिग्ध होता है। तो संदिग्ध ये इजी तो होगा नहीं। एश्योर्ड, देखिए एश्योर्ड मतलब आप लोग किसी चीज को आप लोग 100% एश्योर करते हैं कि नहीं भाई एकदम 100% एश्योर है। तो इश्योर मतलब एक होता है उसमें संदिग्ध वाली कहीं से बात नहीं रह जाती है। तो यह जो है डीवीएस का अपोजिट बिल्कुल जो मीनिंग हो जाएगा, ये अस्योर्ड हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब आप एश्योर कर रहे हैं, वहां संदिग्ध वाली कोई बात नहीं है, तो संदिग्ध का बिल्कुल उल्टा जो हो जाएगा, एश्योर्ड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 जो है, चूज द अपोजिट मीनिंग। अच्छा, इसका भी हम लोग को उल्टा मतलब इसका अपोजिट मीनिंग बताना है। एवोर पूछ रहा है। एवोर जो है, इसका मतलब क्या होता है पहले ये हम लोग देख लें। तो इसका मतलब जो होता है, यह घृणा करना होता है। तो घृणा करना का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? प्यार करना हो जाएगा। तो ये मैड मतलब तो पागल होता है, हेट मतलब घृणा हो जाएगा। तो यह तो बिल्कुल समान अर्थ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लव दिया हुआ है, तो लव मतलब प्यार करना जो हो जाएगा। तो घृणा करना का जो उल्टा हो जाएगा, यह प्यार करना जो हो जाएगा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हम लोग दोस्त प्रैक्टिस 4 का हम लोग 100 क्वेश्चन पूरे देख लिए हैं। तो दोस्तों देखिए वीडियो को बनाने में कितना मेहनत लगता है, और 100 क्वेश्चन आप लोगों को एकदम बिल्कुल चुन चुन कर लाकर आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये किसी के प्रैक्टिस सेट का कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं है। आप लोगों के मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं, आप लोग मेरे प्रैक्टिस सेट से मिलाकर देख लीजिएगा। किसी का एकदम हूबहू कॉपी पेस्ट नहीं है, कहीं से भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है उसको देखकर, जितने भी लुसेंट, स्पीडी, क्राउन का बुक हो गया, जितने भी बुक हो गया, जो सारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनका सबको एक साथ रखकर आप लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आता हूँ। और एक एक क्वेश्चन जो आपके परीक्षा की दृष्टि से लिए जो महत्वपूर्ण है, मैं इसको बताता हूँ। ये दोस्त जो मैं प्रैक्टिस सेट कराया हूँ, यह सिर्फ बिहार पुलिस, ये बिहार पुलिस के लिए ही सिर्फ नहीं है दोस्तों। यह बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में उपयोगी है, दरोगा के लिए उपयोगी है, एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, बैंक की परीक्षाओं के लिए जो हो गया, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की परीक्षाएं पूछते हैं। तो जितने भी परीक्षाएं जो बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, और ये सब जितने भी परीक्षाएं जो एक दिवसीय आयोजित की जाती हैं, तो उन सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। ये मैं आप लोगों को इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जीके तो सब में पूछते हैं, जनरल साइंस और जीके जीएस सब में पूछे जाते हैं, और जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन इसमें एक से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हिंदी हिंदी तो बैंकिंग में भी पूछी जाती है, और अंग्रेजी तो एसएससी का फेवरेट हो गया, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो। तो ये सब में पूछे जाते हैं भर भर के क्वेश्चन। तो आप लोग सिर्फ इसी के दृष्टि से मत देखिएगा कि सिर्फ बिहार पुलिस है तो बिहार पुलिस के लिए ये उपयोगी है। बिहार पुलिस के लिए तो ये 100% उपयोगी है, लेकिन अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो दोस्तों वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा, और आप लोगों को 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मेरा मोटिवेशन जो है, आप लोग काफी आगे बढ़ाए रखें, कि मेरा जो मोटिवेशन जो है, आप लोगों को चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो करते हैं, उससे मेरा मोटिवेशन जो है काफी बढ़ा रहता है। तो आगे वीडियो और इसी तरह के लाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोग को हमेशा मिलते रहें, और आप लोग परीक्षा में एकदम बिल्कुल सफल हों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।